कभी नोटिस किया है, जब भी पैसे इन्वेस्ट करने की बात आती है, हर इंसान खुद को फाइनेंस एक्सपर्ट समझने लगता है। कोई बोलता है भाई एसआईपी कर, फ्यूचर सेट हो जाएगा। दूसरा तुरंत बोल देता है शेयर मार्केट से दूर रह, एफडी ही सबसे सेफ है। तीसरा आएगा गोल्ड से बेटर कुछ होता ही नहीं। और एक दोस्त हमेशा मिल ही जाता है जो बोलता है जब तक प्रॉपर्टी नहीं लोगे ना, तब तक अमीर नहीं बनोगे। और फनी बात पता है क्या है? ये चारों लोग अपनी जगह गलत भी नहीं होते। बस प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी पूरी स्टोरी नहीं बताता। सब सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की तारीफ करते हैं, उसकी कमियां कोई नहीं बताता। और इसी वजह से हर साल लाखों लोग किसी और की एडवाइस सुन के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बिना ये समझे कि उनके लिए सही ऑप्शन है भी या नहीं। तो आज ना मैं किसी इन्वेस्टमेंट को बेस्ट बोलूंगा, ना किसी को बेकार। आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। मान लो मेरे 4 दोस्त हैं, राहुल, अमन, समीर और विकास। आज से चारों डिसाइड करते हैं कि हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, राहुल एसआईपी करेगा, अमन एफडी करेगा, समीर गोल्ड खरीदेगा और विकास प्रॉपर्टी में पैसा लगाएगा। तो अब देखते हैं 15 साल बाद सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, रिस्क भी देखेंगे, टैक्स भी देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन रात को चैन की नींद सोएगा और कौन मार्केट गिरते ही टेंशन में आ जाएगा। वीडियो खत्म होते होते तुम खुद डिसाइड कर पाओगे कि तुम राहुल हो, अमन हो, समीर हो या विकास। तो सबसे पहले गेम का रूल समझ लो। चारों दोस्त एक ही काम करेंगे, हर महीने सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करेंगे। ना किसी के पास ज्यादा पैसा है, ना किसी के पास कम, और ये काम वो लगातार करेगा, 15 साल तक करेगा। अब पहला क्वेश्चन, 15 साल में टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ? बहुत लोग यही कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, लेकिन सिंपल है। एक महीने का 10,000, एक साल में 1,20,000 और 15 साल में 18 लाख। बस ये 18 लाख हर इंसान इन्वेस्ट करेगा। अब देखना यह है कि यही 18 लाख अलग अलग जगह कितना बदलता है। और याद रखना, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री और एवरेज रिटर्न्स के बेसिस पर समझा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलो सबसे पहले राहुल के पास चलते हैं। राहुल बोलता है भाई मैं एसआईपी करता हूं। अब बहुत लोगों को लगता है एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट होता है। नहीं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। जैसे तुम नेटफ्लिक्स का मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हो और हर महीने ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है, वैसे ही एसआईपी में हर महीने ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब सवाल, ये पैसा जाता कहाँ है? यहीं से असली गेम शुरू होता है। ये पैसे म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या करता है? सोचो एक आदमी के पास 10,000 रुपए हैं, उसके रिलायंस के कुछ ही शेयर मुश्किल से मिल सकते हैं। लेकिन अगर 10 लाख लोग 10-10 हजार रुपए दें तो करोड़ों रुपए हो जाता है। अब फंड मैनेजर उस पैसों को इंडिया की बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, ये सब। मतलब तुम डायरेक्टली शेयर मार्केट में नहीं जा रहे, तुम एक्सपर्ट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। अब मान लो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है, कंपनीज ज्यादा पैसे कमाती है, तो धीरे उन कंपनीज की वैल्यू भी बढ़ती है। और जब कंपनीज की वैल्यू बढ़ेगी तो राहुल के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी? अगर हिस्ट्री देखें तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 11 से 12% एनुअल रिटर्न दिए हैं। गारंटी नहीं है, कल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज इसी रेंज के आसपास रहा है। अब कैलकुलेशन देखते हैं। राहुल ने 15 साल में अपनी जेब से निकाले 18 लाख, लेकिन अगर एवरेज 12% रिटर्न मिला तो उसके पास लगभग 50 लाख के आसपास पहुंच सकता है। सोचो, 18 लाख सीधा 50 लाख। लेकिन ये स्टोरी का सिर्फ आधा पार्ट है, क्योंकि अगली प्रॉब्लम वही है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। मार्केट जब गिरता है तब राहुल क्या करेगा? वही डिसाइड करेगा कि उसके 50 लाख बनेंगे या वो बीच रास्ते में ही गिव अप कर देगा। और सच कहूं, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन फिर अमन ने एक असली बात बोली जिसने मुझे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने बोला राहुल तो बस रिटर्न देख रहा है, मैं नींद देख रहा हूं। पहले मुझे लगा ये फिलॉसफी मार रहा है, डायलॉग मार रहा है, लेकिन बाद में समझ आया इसके पीछे लॉजिक था। अमन उन लोगों में से है जो बोलता है मुझे रात को आराम से सोना है, उसको मार्केट से कोई मतलब नहीं, ना सेंसेक्स ना निफ्टी, नो कैश। उसको बस इतनी चाहिए कि जितना बैंक ने बोला है उतना रिटर्न मिल जाना चाहिए। अब एफडी क्या होती है? बहुत सिंपल। मान लो तुम बैंक के पास जाते हो और बोलते हो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, इसे कुछ साल के लिए रख लो। बैंक बोलता है ठीक है, मैं इस पैसे को लोन के रूप में दूसरे लोगों को दूंगा और उस लोन से जो इंटरेस्ट कमाऊंगा उसका एक हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। बस इसी को फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। यहाँ मार्केट का कोई रोल नहीं। अगर कल शेयर मार्केट 20% गिर गया तब भी तुम्हारी एफडी वही रहेगी। इसी वजह से लोग एफडी को सेफ बोलते हैं। लेकिन रिटर्न कितना? अब मान लो एवरेज इंटरेस्ट लगभग 6.5% मिल रहा है। अमन भी राहुल की तरह हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करता है 15 साल तक, तो टोटल इन्वेस्ट 18 लाख। अब यहाँ बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद 40-45 लाख बन जाएगा। रियलिटी थोड़ी अलग है। 15 साल बाद उसके पैसे लगभग 28 लाख के आसपास हो सकते हैं। अब पहली नजर में लगेगा यार राहुल के 50 लाख और अमन के सिर्फ 28 लाख। हाँ, कंपैरिजन यहीं खत्म नहीं होती। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, राहुल का एसआईपी चल रहा है, अचानक मार्केट 30% गिर गया। न्यूज चैनल पर बस एक ही हेडलाइन, मार्केट क्रैश।
लोग पैनिक में, सोशल मीडिया पर हर कोई एक्सपर्ट बन गया। अब राहुल के ऐप में रेड कलर ही रेड कलर दिख रहा है। उसके 20 लाख एक दिन में 17 लाख भी दिख सकते हैं। अब उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो डर कर पैसा निकाल ले या फिर इन्वेस्ट करता रहे। और ऑनेस्टली यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। मार्केट गिरता है और लोग बेच देते हैं, फिर मार्केट रिकवर करता है और वही लोग दोबारा महंगा खरीदते हैं। इसलिए एसआईपी में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, पेशेंस भी इन्वेस्ट होता है। तो अमन के साथ प्रॉब्लम यही है। अब अमन को देखो, मार्केट गिरा, उसको कोई फर्क नहीं। अमेरिका में रिसेशन, फर्क नहीं। किसी कंपनी का शेयर आधा हो गया, फर्क नहीं। उसको पहले दिन ही पता था 15 साल बाद कितना मिलने वाला है। इसी वजह से एफडी को लोग बोरिंग बोलते हैं, लेकिन बोरिंग होना उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन एफडी में एक प्रॉब्लम और है, और ये प्रॉब्लम बहुत कम लोग बताते हैं। महंगाई। नाम थोड़ा बड़ा है, मतलब बहुत सिंपल। हर साल चीजें महंगी होती जाती हैं। जो दूध आज 60 का है, हो सकता है 10 साल बाद वो 100 रुपए का हो, और बर्गर 150 का, कल 250 का हो। मतलब पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। अब मान लो एफडी तुम्हें 6.5% दे रही है। अगर इन्फ्लेशन 6% चल रही है तो सोचो असली फायदा कितना हुआ, बहुत कम। और अगर इंटरेस्ट पर टैक्स भी लग जाए तो रिटर्न और कम हो जाएगा। इसलिए एफडी का पर्पस करोड़पति बनाना नहीं होता। एफडी का पर्पस है तुम्हारा पैसे को सेफ रखना, एज ए इमरजेंसी फंड। ये वो पैसा जो 2-3 साल में चाहिए, उसके लिए एफडी बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर तुम 20-25 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सिर्फ एफडी से वो काफी मुश्किल है। तो अब तक स्कोर कुछ ऐसा लग रहा है। रिटर्न में राहुल आगे है, सेफ्टी में अमन। लेकिन अब एंट्री होने वाली है उस दोस्त की जो बोलता है ना मार्केट पे भरोसा ना बैंक पे, असली भरोसा सिर्फ गोल्ड पे। और उसकी बात सुन के मैं भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। अब तक राहुल और अमन अपनी अपनी बात रख चुके। तभी समीर ने अपनी चाय का कप रखा और बोला, तुम दोनों जितना मर्जी बहस कर लो, मैं तो गोल्ड ही लूंगा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों, क्या खास है गोल्ड में? वो बोला, एक सवाल का जवाब दे। अगर कल पूरी दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाए, लोग सबसे पहले किस तरफ भागते हैं? बैंक, शेयर मार्केट? नहीं, ज्यादातर लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सदियों से गोल्ड को वैल्यू स्टोर करने वाली चीज माना गया है। आज से 100 साल पहले भी गोल्ड की वैल्यू थी, आज भी है। और इसी वजह से जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, गोल्ड की डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत लोग सोचते हैं गोल्ड खरीदना मतलब ज्वेलरी खरीदना। बिल्कुल नहीं। ज्वेलरी पे मेकिंग चार्जेस लगते हैं, रीसेल पे कट लग सकता है। इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी दोनों अलग चीजें हैं। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लेना है तो गोल्ड ईटीएफ या दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझना ज्यादा सही होता है। तो चलो अब नंबर्स देखते हैं। समीर भी हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करता है 15 साल तक, मतलब उसने भी टोटल 18 लाख इन्वेस्ट किए। हिस्ट्री को देखें तो गोल्ड ने लॉन्ग टर्म में रफली 8 से 10% के बीच एनुअल रिटर्न दिया है। कुछ पीरियड्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे और कुछ काफी स्लो भी। अगर इसी रेंज के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 15 साल बाद उसके 18 लाख लगभग 35 से 40 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। अब कंपेयर करो, राहुल लगभग 50 लाख, अमन लगभग 28 लाख और समीर लगभग 35 से 40 लाख। मतलब गोल्ड एफडी से आगे लेकिन एसआईपी से पीछे। लेकिन हिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गोल्ड का असली काम करोड़पति बनाना नहीं, पोर्टफोलियो को बैलेंस करना होता है। सोचो, अगर एक दिन शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह गिर जाए और तुम्हारा सारा पैसा सिर्फ एसआईपी में लगा हो तो टेंशन होगी। लेकिन अगर थोड़ा गोल्ड भी है तो कई बार वही गोल्ड तुम्हारे पोर्टफोलियो को सपोर्ट करता है। इसलिए बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर सिर्फ एक जगह पैसा नहीं लगाते। अब एंट्री होती है विकास की। विकास इतनी देर से चुप बैठा था, फिर उसने हंसते हुए बोला, तुम तीनों एक ही गलती कर रहे हो। हमने पूछा, कौन सी? वो बोला, तुम लोग स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो, मैं जमीन देखता हूँ। और ऑनेस्टली इंडिया में ये सोच बहुत ही कॉमन है। हर दूसरा इंसान बोलता है, बेटा जमीन कभी धोखा नहीं देती। लेकिन क्या ये बात सच है? हाँ भी और नहीं भी। प्रॉपर्टी बाकी 3 इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग गेम है। यहाँ सिर्फ पैसा नहीं, लोकेशन भी डिसाइड करती है कि तुम कमाओगे या नहीं। एक ही सिटी में 2 प्लॉट्स का रिटर्न्स जमीन आसमान अलग हो सकता है। एक जगह मेट्रो आ गई, रोड बन गई, कंपनीज आ गई, प्रॉपर्टी डबल हो गई, और दूसरी जगह 10 साल तक कुछ बदला ही नहीं। इसलिए रियल एस्टेट का कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिक्विडिटी। नाम थोड़ा हैवी है, मतलब बहुत सिंपल। अगर आज राहुल को पैसा चाहिए, वो म्यूचुअल फंड रिडीम करेगा, कुछ दिन में अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अमन एफडी तोड़ देगा और समीर गोल्ड बेच देगा। लेकिन विकास, प्रॉपर्टी बेचनी है, बायर ढूंढो, नेगोशिएशन करो, पेपर वर्क करो, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, कभी कभी महीने लग जाते हैं और कभी साल भी। और ऊपर से मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर, ये हिडन कॉस्ट भी होते हैं जो लोग नहीं बताते। इसकी एक एडवांटेज भी है, अगर प्रॉपर्टी रेंट पर है तो हर महीने रेंटल इनकम भी आ सकती है। यानी प्रॉपर्टी सिर्फ एप्रिसिएशन नहीं, कैश फ्लो भी दे सकती है। और इसी वजह से रियल एस्टेट को सिर्फ रिटर्न देखकर जज करना गलत है। तो अब तक पिक्चर काफी क्लियर हो गई है। राहुल के पास सबसे ज्यादा ग्रोथ का चांस है, अमन के पास ज्यादा सेफ्टी है,
समीर के पास बैलेंस है और विकास के पास एक रियल एसेट। लेकिन अगर तुम मुझे अभी पूछो इन चारों में विनर कौन है, तो मेरा जवाब शायद तुम्हें सरप्राइज कर देगा। तो इतनी देर से हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि विनर कौन है, राहुल, अमन, समीर या विकास। और अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बोलूंगा बस एसआईपी ही करो या गोल्ड ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो शायद तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि फाइनेंस में कोई परमानेंट विनर होता ही नहीं। और ये बात मुझे भी बहुत लेट समझ आई। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सोचो तुम्हारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है और मेरे पास एक हैमर है। अब अगर मुझे दीवार में कील ठोकनी है तो हैमर बेस्ट है, लेकिन अगर स्क्रू टाइट करनी है तो स्क्रू ड्राइवर बेस्ट है। अब अगर कोई पूछे इन दोनों में बेस्ट कौन है, विनर कौन है, तो आंसर क्या होगा? कोई भी नहीं। काम अलग है इसलिए टूल भी अलग है, और इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। अगर तुम राहुल हो, मान लो तुम्हारी एज 22 से 30 साल है, अभी अर्निंग स्टार्ट शुरू हुई और तुम 15-20 साल तक पैसे नहीं निकालने वाले, तो एसआईपी तुम्हारे लिए पावरफुल ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है टाइम, और इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं, टाइम सबसे बड़ा वेपन होता है। अगर तुम अमन हो तो तुम्हारा गोल है इमरजेंसी फंड बनाना, या 2-3 साल बाद शादी या कार खरीदनी है तो तुम रिस्क नहीं लेना चाहोगे, और यहाँ एफडी समझ नहीं आती है, तो कम रिटर्न लेकिन ज्यादा पीस ऑफ माइंड। अगर तुम समीर हो, तुम ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हो लेकिन थोड़ा बैलेंस भी चाहिए, तो गोल्ड एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ये हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन हर बार सबसे बुरा भी नहीं करेगा। इसी वजह से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर अक्सर गोल्ड को पोर्टफोलियो का एक हिस्सा रखते हैं, पूरा पोर्टफोलियो नहीं। और अगर तुम विकास हो और तुम घर खरीदना चाहते हो, फैमिली के साथ रहना चाहते हो, या बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी प्लान है, तो रियल एस्टेट का अपना रोल है। लेकिन सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदना क्योंकि किसी ने बोल दिया। प्रॉपर्टी कभी लॉस नहीं देती। हर इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा टाइम होता है और एक गलत टाइम। और अब आती है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। लोग गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से कम नुकसान उठाते हैं, दूसरों की इन्वेस्टमेंट कॉपी करके ज्यादा नुकसान उठाते हैं। तुम्हारा दोस्त एसआईपी करे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वही करो। तुम्हारे अंकल प्रॉपर्टी में पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी हर प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। तुम्हारा नेबर गोल्ड से प्रॉफिट कमा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड हमेशा बेस्ट रहेगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने गोल के हिसाब से चूज होती है, ना कि दूसरे के रिजल्ट देखकर। एक चीज जो मैं करता, अगर कोई आज मुझे 10,000 रुपए हर महीने दे और बोले इन्वेस्टमेंट करो, तो मैं सारे पैसे एक जगह कभी नहीं लगाऊंगा। मैं पहले इमरजेंसी फंड खरीदूंगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए एसआईपी, और पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने के लिए थोड़ा गोल्ड। प्रॉपर्टी तब जब मेरी इनकम और रिक्वायरमेंट दोनों उस लेवल की हो, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग लगता है, लेकिन वही बोरिंग चीज लॉन्ग टर्म में काफी लोगों को बचा लेती है। और अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी है, तो अब तुम कमेंट में सिर्फ एसआईपी बेस्ड है या गोल्ड बेस्ड है ये बिल्कुल मत लिखना। मैं चाहता हूं तुम एक लाइन लिखो, तुम राहुल हो, अमन हो, या समीर हो, या विकास, और क्यों। मैं जेन्युइनली कमेंट पढ़ूंगा। और अगर तुम्हें फाइनेंस इसी तरह स्टोरी के थ्रू सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।